अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं 29, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। मैं नाम ही भूल गया बेटा, इसका नाम क्या था? पी से प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स, ये उसका नाम है। ये स्टैंडर्ड डील करता है सीधा सीधा तीन चीजों को। कौन कौन सी तीन चीजों को डील करता है? एक तो प्रोविजंस को डील करता है, दूसरा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और तीसरा कॉन्टिंजेंट एसेट्स को डील करता है। यह कहता है प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजंस आर लायबिलिटीज विद एलिमेंट ऑफ, बताओ, लायबिलिटीज होती है लेकिन इसमें किसका एलिमेंट है? एलिमेंट ऑफ एस्टिमेशन, जिसमें आपने अनसर्टेनिटी है कोई, जिस वजह से आपने उसमें क्या किया है? कुछ अनुमान लगाया हुआ है। लेकिन यह परिभाषा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन क्या है कि प्रोविजन मीन्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम past event having outflow of resources which can be reliably measured। क्या इसी डेफिनेशन के चार भाग भी कर सकते हैं? तो पहला भाग क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। दूसरा भाग क्या है? पास्ट इवेंट। तीसरा भाग क्या है? जिसमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हैं। और चौथा भाग क्या है? जिसको हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। ठीक है। हाँ सौरभ, बस फर्क कितना है कि जहां पर आप लायबिलिटी बोलते हैं ना, तो लायबिलिटी के अंदर आपके पास यहां एस्टिमेशन आ जाता है। लायबिलिटी में आपके पास इसके अंदर एस्टिमेशन हट जाता है, वो क्लियर कट पता चल जाता है। अब मुझे यह बता दीजिए कि अगर मान लीजिए मैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या है? चांसेस ऑफ लॉस आर कितने? मोर देन नॉन अकरेंस। यानी लॉस के चांसेस क्या हैं? ज्यादा हैं। हम मोर आर नॉट का क्या मतलब होता है? मोर, और भाई ये बताओ, मोर देन नॉट का क्या मतलब होता है? बच्चा पूछ रहा है। मोर देन नॉट का मतलब है ना से ज्यादा। बात समझ में? ना से ज्यादा। हां, तो ये कब होगा? जब मोर देन 50% होगा तो ही ना के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो नेगेटिव चांस है ये। पास्ट इवेंट का मतलब क्या है? देयर हैज बीन some event which have left us with no other alternative। मतलब क्या हो गया? क्या इसका मतलब हम फंस चुके हैं? हम फंस चुके हैं, और हम फंस चुके हैं, और इस नुकसान के चांसेस कितने हैं? बताओ। इसके चांसेस 50% से लेकर 100% तक हो गए हैं। हम फंस भी चुके हैं। तो मुझे यह बताइए, और उसमें क्या होगा? उसमें हमारे एसेट्स विल गो आउट। हमारे एसेट चले जाएंगे, और अमाउंट कैन बी मेजर्ड। हम उसका अमाउंट क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मुझे यह बताओ, अमाउंट को मेजर करने के कितने तरीके होते हैं? एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, और दूसरा है
मोस्ट लाइकली आउटकम। मोस्ट लाइकली आउटकम का मतलब है बेस्ट एस्टीमेट्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट ने कहा 10,000 का नुकसान होगा तो 10,000 का होगा, आपको दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड लॉस इन दैट केस। क्या इसके अंदर हम मल्टीपल केस बना देते हैं? केस 1, केस 2, केस 3, जितने मर्जी केस बनाए जाओ, और हर केस की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हर एक केस का एक्सपेक्टेड लॉस निकालते हैं, और यह निकल आता है आपका अमाउंट ऑफ प्रोविजन। क्या यही मेथड लगाए जाएंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को भी मेजर करने के लिए? तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को भी मेजर करने के लिए यही लगाए जाएंगे। अगर मान लो आपका इंस्टीट्यूट पूछ ले प्रोविजंस की 4 कंडीशंस बताओ, तो ये 4 कंडीशंस यही वाली हैं जो गिवन है इन डेफिनेशन। क्या आपको बात समझ में आती है? यानी वही डेफिनेशन वाली बात देखनी है। सर कह रहे हैं नो अल्टरनेटिव का क्या मतलब है? देखो, मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपकी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर धुआं छोड़ा जा रहा है। फैक्ट्री में क्या है? धुआं छोड़ा जा रहा है। सरकार ने आपको कहा कि आपको चिमनी लगानी होगी, नहीं तो हम आपका चालान काट देंगे। बात समझ में आई? सरकार ने आपसे कहा चिमनी लगानी होगी, नहीं तो हम आपका चालान काट देंगे। आपने चिमनी अभी नहीं लगाई है, अभी चिमनी नहीं लगाई है, सरकार आपका चालान काट सकती है। ओके, पर पॉइंट क्या है? क्या आप फंस चुके हैं कि अभी भी बच सकते हैं? आप फैक्ट्री बंद कर दो, सरकार ने कहा साहब ऐसा है आप चिमनी लगाओ वरना हम आपके ऊपर चालान लगा देंगे। आपने अभी चिमनी लगाई हुई नहीं है, सरकार कह रही है आपने अगर चिमनी नहीं लगाई तो हम आपका चालान कर देंगे। आप फैक्ट्री बंद कर दो, बात खत्म। यह अल्टरनेटिव है? सर कितना भद्दा अल्टरनेटिव है, कंपनी बंद करवा रहे हो, अल्टरनेटिव तो है ना। यही एग्जाम्पल कल भी दिया था, ऑयल रिग। सरकार कहती है ऑयल रिग लगाओगे तो आपको हटाना पड़ेगा, आपने ऑयल रिग लगाई नहीं है, तो मतलब क्या है? आप मत लगाइए ऑयल रिग। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स? इसका मतलब इवेंट होना चाहिए कि अब आप फंस चुके हैं, अब आप रिग लगा चुके हैं, अब नहीं बच सकते हैं। आप धुआं छोड़ चुके हैं, अब सरकार नहीं छोड़ेगी आपको। बात समझ में आती है? द इवेंट मस्ट हैव अकर्ड, जिसने आपको फंसा दिया हो। ओके, मैं आपसे पूछता हूं, इंडिगो एयरलाइंस या जो भी एयरलाइंस हैं, इन सबको अपने जहाजों को हर 5 साल में सर्विस कराना जरूरी है। जस्ट टेल मी द आंसर। ओके, इन सबको अपने जहाज को 5 साल में सर्विस कराना जरूरी है। नहीं कराओगे तो डीजीसीए इनका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, ये हमारे यहां के, हमारे इंडिया की एयरलाइंस को रेगुलेट करता है। मुझे ये बताओ, इंडिगो एयरलाइंस के पास जहाज हैं, उन्हें कहा गया कि आपने अगर हर 5वें साल में सर्विस नहीं कराई तो हम आपका चालान काट देंगे। क्या इंडिगो एयरलाइंस को इसकी प्रोविजन बनानी चाहिए? यस और नो? क्या इसकी प्रोविजन बनानी चाहिए? नमन ने कहा हां, लव ने कहा हां, अमीशा ने कहा हां। जवाब है ना, जवाब है ना। क्या तुम 5 साल के अंदर अपना जहाज चेंज कर दो? क्या तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है? फटाफट से बताओ, तुम्हारा चालान क्यों हो जाएगा? चालान तो तब होगा ना अगर तुमने 5 साल में अपने जहाजों की सर्विस नहीं कराई और उड़ाया, इस बात का चालान होगा ना। जब तक तुमने ये पाप किया ही नहीं, तुम कैसे फंस गए उसके अंदर? यू आर अंडरस्टैंडिंग? द मोमेंट तुमने 5 साल पूरे हो गए और जहाज को उड़ाया, क्या तब तुम्हारी घटना घटित हो गई, सरकार चालान काट सकती है? इसका मतलब यह कि आपको पहले समझना है कि हमें फंसना जरूरी है। अगर हम फंसे नहीं हैं, हम बच सकते हैं, तो क्या हमारे को प्रोविजन बनानी है? द आंसर इज नो। मैं तुम्हें कहता हूं मेरे बच्चे,
तुम अपने घर से रोज सुबह निकलते हो, लाल बत्ती पार करोगे तो चालान हो जाएगा। अब सब बच्चे मेरी बात सुनो, आपने अगर लाल बत्ती पार करी तो चालान हो जाएगा। विल यू मेक प्रोविजन फॉर इट? फटाफट से बताओ। मैं पूछ रहा हूं, विल यू मेक प्रोविजन? बस अपने ऊपर आते ही दिमाग क्लियर हो गया कि भाई प्रोविजन किस बात की। पर जैसे इंडिगो की बात करी, तुमने कहा वो बनाएगा, वो भी नहीं बनाएगा, उसके पास भी तो रास्ता है। वो कहेगा मैं गलत करूंगा ही नहीं, कि किस बात की मैं प्रोविजन बनाऊं। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स? देयरफॉर इस तरह की अंदर कोई भी प्रोविजंस नहीं बनती है। घटना घटित हो जानी चाहिए तो प्रोविजन बनती है। ओके, यही बात यहां लिखी हुई है। कुछ ऐसा इवेंट है जो हो चुका है, जिसकी वजह से हम फंस गए हैं, उसे बोलते हैं अपने पास। ठीक है, इवेंट के प्रीवियस ईयर में बनता है। मृदुल ने कहा है, क्या इवेंट हमेशा पिछले साल में होना चाहिए, प्रोविजन इस साल बनेंगे? ऐसा नहीं है, इसी साल इवेंट हुआ, इसी साल प्रोविजन बनाओ। ऐसा मैंने कब कहा कि पिछले साल में घटना होनी चाहिए प्रोविजन? हां, प्रोविजन बनने से पहले घटना हो जानी चाहिए, बट एक साल होना चाहिए ऐसा मृदुल नहीं कहा मैंने। ओके, सर्विस करने की प्रोविजन बनेगी। हाँ, तो सौरभ कह रहा है सर्विस करने की प्रोविजन बनेगी। तो सर्विस करने की प्रोविजन कब बनेगी? जब आप फंस चुके हैं या आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑयल रिग आप लगा चुके हैं, अब उसके लिए फंस चुके हैं, अब नहीं उससे बच सकते हैं। ओके, प्रोविजन तो एस्टिमेट होती है। यस, प्रोविजन एक एस्टिमेट होती है, चाहे ऐसे कैलकुलेट हो चाहे ऐसे कैलकुलेट हो। अच्छा, आप में से कई बच्चों को ना प्रोविजन पता क्या लगता था इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले, कि प्रोविजन मन गढ़ंत होती है, कि मैनेजमेंट को लगता है तो बना दो, नहीं लगता है तो मत बनाओ। क्या आपके मन में ऐसे विचार हैं जिस वजह से आपको कंफ्यूजन हो रही है? क्योंकि बचपन में आपको ऐसा लगा कि प्रोविजन क्या है, कि लगता है तो बना दो, नहीं लगता है तो नहीं। देयर आर कंडीशंस। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि मुझे लगता है तो बना दूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं बनाएंगे। चलिए, अब मुझे बताइए। हाँ, दर्शित कह रहे हैं, क्या आप प्राइज मनी के लिए प्रोविजन बनाओगे अपने पास AIR 1 के लिए? वो कह रहे हैं सर, अगर आपने अनाउंस कर दिया तो क्या प्रोविजन बनाओगे? तो देखो, वो डिपेंड करता है मैं उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस लगाता हूं, उसके चांसेस ऑफ अकरेंस क्या है, वो सारी कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। तो अगर उसके अंदर चांसेस ऑफ अकरेंस लोअर है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं। पर यदि मान लीजिए मैंने आपको कह दिया, आपको फरवरी 2024 के नहीं, मैंने आपको कह दिया कि बेटा अगर मान लीजिए आपका AIR 1 आया तो मैं आपको पैसे दूंगा। अब ध्यान देना, आपके साथ मेरा एग्रीमेंट हो रखा है, आपने मुझे फीस दे रखी है, क्या मैं अब फंस चुका हूं? अगर एक बच्चे का भी रैंक आ गया तो मुझे देना पड़ेगा? द आंसर इज यस, आई विल मेक प्रोविजन फॉर इट। ओके, क्योंकि मैं बाउंड हो गया, लेकिन बच्चा इनरोल ही नहीं है, मैं उसके लिए काम कर सकता हूं? द आंसर इज नो। ओके, वापिस आइए। अब मुझे यह बताइए, प्रोविजन के अंदर मैंने आपको कुछ और बातें भी बतानी है, क्या मैं आगे कर सकता हूं? मितांशी, डेटर्स के बारे में बात ना करें। डेटर्स के बारे में क्यों बात ना करें? बार बार वो डेटर की बात कर रहे हैं। डेटर के बारे में क्लियर कट बताया, उसको AS4 डील कर रहा है। यहां आप बार बार ला कैसे सकते हैं? ओके, चलिए अब सब बच्चे मेरे साथ साथ सुनिएगा। प्रोविजन में कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी बातें हैं जो हमने कल नहीं डिस्कस की थी, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। लिसन केयरफुली। हाँ, रिवीजन वीडियो भी बन रहा है और साथ में मैंने बताना शुरू कर दिया। प्रोविजन के अमाउंट में, अमाउंट ऑफ प्रोविजन में दो तरह की पॉसिबल रिकवरीज हो सकती हैं। यानी कि दो तरह की पॉसिबल रिकवरीज हो सकती हैं। सर हमें बात समझ में नहीं आई, ये पॉसिबल रिकवरी का क्या मतलब हुआ? मेरे को ये बताओ, अगर ये किताब में कोई खराबी आ जाती है तो क्या आप मुझे कहते हैं शर्मा जी किताब रिप्लेस कर दो? फटाफट से बताओ। आप मुझे कहते हैं शर्मा जी किताब रिप्लेस कर दो, ओके, मैं ये रिप्लेस करता हूं। जानते हो, क्या मैं अपने प्रिंटर से इसकी रिकवरी करूंगा? फटाफट से बताओ, क्या मैं अपने प्रिंटर से रिकवरी करूंगा? द आंसर इज यस। मैंने आपसे कहा देखो मेरा एयर कंडीशनर खरीद लो,
बहुत बढ़िया एयर कंडीशनर है, बिल्कुल ठंडा रखेगा तुम्हारे को। तुमने मेरा एयर कंडीशनर खरीद लिया, अब वो ठंडा कर ही नहीं रहा। तुम कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाके मेरे पे डैमेजेस लग गई कि तुम्हारे एयर कंडीशनर ने ठंडा ही नहीं किया, इसलिए हमको बहुत दिक्कत हुई। मेरे को वहां जुर्माना देना पड़ गया। एसी मैंने बनाया नहीं था, मैंने भी कहीं से लेकर आपको दिया था। बताइए क्या करूंगा मैं? आप तो मुकदमे में ले आए मुझको। आपने कहा सर आपके एसी ने ठंडा ही नहीं किया, इसलिए जुर्माना दो हमको, और मैं वहां पर जुर्माना आपको दे रहा हूं। क्या मैं कहीं से आगे रिकवरी करूंगा कि नहीं करूंगा? फटाफट से बताओ। मैं रिकवरी करूंगा, मैं अपने सप्लायर के पास जाऊंगा और क्या बोलूंगा कि तेरी वजह से मेरे पे कोर्ट केस हो गया और मुझे डैमेजेस हो गई, अब तू मुझे कॉम्पनसेट कर। क्या लॉजिकल बात है? यस और नो? तो इसका मतलब यह हो गया कि मेरे पास यहां पर क्या हो सकती है? पॉसिबल रिकवरी। कहां से? फ्रॉम सप्लायर्स। क्या सप्लायर्स से मुझे पॉसिबल रिकवरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या मुझे प्रोविजन बनाते वक्त इसका भी अनुमान लगा देना चाहिए? नाउ माय क्वेश्चन, प्लीज लिसन माय क्वेश्चन। कस्टमर इज क्लेमिंग कि 10,000 रुपए का उसका नुकसान हो गया एयर कंडीशनर में। ही इज क्लेमिंग इज 10,000 बैक फ्रॉम मी। आई कैन रिकवर दिस 10,000 फ्रॉम माई सप्लायर। Shall I make the provision of 10,000 minus 10,000? या shall I make provision of only 10,000? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप मुझसे 10,000 मांग रहे हैं, मैं भी आगे से 8,000 रिकवर कर सकता हूं। मैंने अमाउंट चेंज कर दिया। आप मेरे से कितने रिकवरी मांग रहे हैं? आप कह रहे हैं शर्मा जी आपके प्रोडक्ट को यूज करने से मैं दिक्कत हुई, 10,000 रुपए दे दो। मैं भी आगे से किसी और से उसी का नुकसान रिकवर कर लूंगा, 8,000 रुपए का। क्या मैं प्रोविजन 2,000 की बनाऊं या मैं प्रोविजन 10,000 की बनाऊं? क्या आपको अब क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो अब बच्चों, अब क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो प्रोविजन कितने की बनानी है? तो अब आ जाओ फ्रॉम सप्लायर। तो लिखें डू नॉट सेट ऑफ प्रोविजन अमाउंट विद रिकवरी अमाउंट। आप रिकवरी अमाउंट के साथ उसको सेट ऑफ नहीं करेंगे। मुझे इतनी बात का आंसर दो, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हो गया? क्या मैं अपने पास प्रोविजन 10,000 की 10,000 ही बनाऊंगा? द आंसर इज यस। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, बट इफ इट्स रिकवरी इज वर्चुअली सर्टेन। वर्चुअली सर्टेन का क्या मतलब होता है? वर्चुअली सर्टेन का मतलब है पूरी तरह से, पूरी तरह से। नो इफ, नो बट। पूरी तरह से अगर मान लो वो आपको सर्टेन है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे रिकॉर्ड प्रोविजन विद नेट अमाउंट। इसका मतलब मुझे यह बताइए, हम अपने पास, मैं आपको सिंपली कहता हूं, आपने मुझसे 10,000 मांगे, मैं भी आगे केस कर दूंगा, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। क्या आप अपने पास, जब आप मुझे कह रहे हैं शर्मा जी हमें 10,000 दो, मैंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं अपने सप्लायर को, तो इसका मतलब मैं भी तो झगड़ा करूंगा ना उससे। इसका मतलब मैं भी झगड़ा करूंगा, बोलूंगा ला मेरे पैसे वापस कर, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया। झगड़ा इज नॉट सर्टन। झगड़े में पता नहीं है मुझको। आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आपको कुछ सेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोविजन बनेगी 10,000 रुपए की। लेकिन मान लो मेरा अपने सप्लायर के साथ एक एग्रीमेंट है जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि यदि मेरे को कोई नुकसान हुआ तो वो मुझे पे करेगा ही करेगा। वर्चुअली सर्टन है, नो डिस्प्यूट्स। मैं उससे मांगने नहीं जाऊंगा, वो चेक नहीं करेगा, वो प्रूव नहीं करेगा। मैं बोलूंगा साहब देखो मैं 10,000 रुपए का कोर्ट में मुकदमा हार गया हूं, वो कहेगा ये लो मुझसे 10,000 रुपए ले लो या 8,000 रुपए ले लो। जब ये वर्चुअली सर्टन है कि मुझे आगे से पैसा मिलेगा, तो आप इसको नेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
इसका मतलब हमारे को अपने पास इसको इस तरह से करना है। नेट करने के बावजूद भी आप डिस्क्लोजर हर जगह करेंगे। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब प्रोविजन का अमाउंट हर जगह 10,000 बताओगे और रिकवरी दिखाओगे कितने की? 8,000 की। इसका मतलब जब आप अपने पास दिखाओगे ना बैलेंस शीट में, या आप जब बनाओगे P&L, तो ना आपका P&L ऐसे दिखाया जाएगा। P&L में अदर एक्सपेंसेस में क्या दिखाएंगे? प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, कितने रुपए? 10,000। और फिर एक्सपेक्टेड रिकवरी ऑन इट 8,000। इसका मतलब नेट तो करना है पर डिस्क्लोजर दोनों का करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? इसका मतलब डिस्क्लोजर दोनों का करना है। और साथ में ही बैलेंस शीट में भी जब आप लायबिलिटी में दिखाओगे प्रोविजन, तो उसमें भी माइनस कर दोगे रिकवरी एक्सपेक्टेड 8,000। यानी कि आपको डिस्क्लोजर तो आपको हमेशा करना पड़ेगा। इसका मतलब आप सेटअप कर सकते हो तो भी शो आपने अलग करना है। बात समझ में आ गई? शो अलग करना, अलग अलग करके डिस्क्लोज करना आपने। दिस इज व्हाट योर स्टैंडर्ड सेज। एक बार इसको रीड कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और भी अच्छा रहेगा। मैं अभी इसका ना रिवीजन वीडियो तो बन ही रहा है, मैंने कहा चलो इसे ये पॉइंट रह गए थे हमारे, तो ये भी कर लेते हैं। तो मैंने आपको यहां तक के नोट्स कल रीड करा दिए थे, यहां तक की बातें कर दी थी। फिर आ गए यहां पर रिकवरी एसेट्स। व्हाट इज रिकवरी एसेट्स? यानी उस प्रोविजन के अगेंस्ट अगर आप कहीं से रिकवरी कर सकते हैं, इनको इंडेमनिफिकेशन एसेट भी बोला जाता है। इंडेमनिफिकेशन का मतलब भी रिकवरी होता है। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो इंडेमनिफिकेशन का मतलब भी रिकवरी होता है। ठीक है, रिकवरी थोड़ा सा साधारण शब्द है और इंडेमनिफिकेशन थोड़ा मॉडर्न वर्ड है। इसे रिकॉर्ड करेंगे, बताइए इसे कब रिकॉर्ड करेंगे? इफ इट्स रियलाइजेशन इज वर्चुअली सर्टन। अगर यह पूरी तरह से पक्का पता है कि आपको यह मिलना है तो ही रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हम P&L में इसको कैसे शो कर देंगे? हम P&L में दोनों को नेट करके शो कर देंगे, बैलेंस शीट के अंदर भी उसको नेट कर देंगे, पर शो करना जरूरी है। बात समझ में आती है? शो करना जरूरी है। दिस इज लाइक दिस। हाँ, अमीशा कह रहे हैं क्वेश्चन में ये कैसे आएगा? अमीशा, इट इज सो सैड, प्रोबेबली, मैंने क्वेश्चन पूरे पढ़े हुए नहीं है, देर इज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब आपको ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट मैं फिर भी आपको ऐसा, मुझे तो स्टैंडर्ड बताना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कभी भी प्रोविजन के अगेंस्ट कोई रिकवरी बताई जाती है तो उसका ये ट्रीटमेंट होता है। ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताओ, एक और भी रिकवरी होती है, ये होती है पॉसिबल सप्लायर से। एक और भी रिकवरी होती है। इंश्योरेंस बिजनेस तो अनसर्टेन इवेंट पर बेस्ड होता है, तो लोग कैसे डील कर लेते हैं? अब से आपकी क्वेरी अजीब है मृदुल, इंश्योरेंस का बिजनेस यहां कवर नहीं होता है। इंश्योरेंस के लिए कोई स्टैंडर्ड अभी एग्जिस्ट नहीं करता हमारे देश के अंदर। एएस, इंड एएस वगैरह तो है, एएस कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। बट व्हाट इज द इंश्योरेंस बिजनेस? पॉसिबल रिकवरी, एक और डिस्कशन कर रहा हूं कि एक और भी रिकवरी होती है। मान लो क्वेश्चन में आता है कि मैं आपको गुड्स सप्लाई करूंगा और उन गुड्स पर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ओके, जब तक आप समझेंगे नहीं बात को तब तक बात नहीं बनेगी। मैंने आपके साथ वादा किया कि मैं आपको कितने का सामान दूंगा? 1 लाख का। क्या मैं आपको 1 लाख की सप्लाई करूंगा तो मेरे को उसमें प्रॉफिट की उम्मीद होगी? यस और नो? जब मैं आपको 1 लाख की सप्लाई दूंगा तो मेरे को कुछ प्रॉफिट की उम्मीद होगी। कितना प्रॉफिट मान लूं? 20,000 एज्यूम कर लेते हैं कि मुझे आपसे कितने प्रॉफिट की उम्मीद है? 20,000। तो व्हेन आई विल सप्लाई यू 1 लाख ऑफ गुड्स, you will be giving in 1 lakh to me profit of rupees 20,000. Number 2, our contract mentions that I must supply the goods by particular dates. मुझे एक पर्टिकुलर डेट तक आपको गुड्स की सप्लाई देनी जरूरी है।
और अगर सप्लाई उस डेट तक नहीं दी तो तुम मुझे अपने पास 40,000 रुपए की या 50,000 रुपए की तुम मुझे पेनल्टी लगा दोगे। क्या आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है? इसका मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? मैं आपको 1 लाख का माल सप्लाई करूंगा और अगर मैंने लेट कर दिया किसी पर्टिकुलर डेट से तो आप मुझे कितने की पेनल्टी लगाओगे? आप मुझे कितने की पेनल्टी लगाओगे? 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाओगे। मैंने इसके अंदर कमाई कितनी करनी है? फटाफट से बताओ। मैंने इसमें कमाई कितनी करनी है? 20,000 रुपए। यह मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसी कारणवश मैं आपको सप्लाई टाइम पे नहीं कर पा रहा। अच्छा, लेट होना जरूरी है? यस और नो? लेट हो चुका, लेट हो गया, घटना घटित हो गई है, लेट होने की घटना घटित हो गई है। क्या मुझे प्रोविजन 50,000 रुपए की बना देनी चाहिए? हां, लेट ही ना हुआ होता तो घटना ही ना घटी होती, फिर तो हम फंसे ही ना होते। इसका मतलब घटना घटित हो गई है, लेट हो चुका है, क्या मुझे प्रोविजन बनानी चाहिए? द आंसर इज यस। 50,000 की प्रोविजन बनानी चाहिए। जो ये 20,000 रुपए का पॉसिबल प्रॉफिट है, क्या इसको मैं अपने पास सेट ऑफ कर सकता हूं? दिस इज द क्वेश्चन। क्या मैं अपने पॉसिबल प्रॉफिट को सेट ऑफ कर सकता हूं विद द प्रोविजन अमाउंट? द आंसर इज नो। आपका स्टैंडर्ड कहता है वो वर्चुअली सर्टेन नहीं है। पॉसिबल रिकवरी फ्रॉम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो हमको लगता है कि हमारे को कोई प्रॉफिट होगा, हमको लगता है कोई प्रॉफिट होने वाला है। क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट प्रोविजन के अमाउंट को कम कर सकता है? डू नॉट डिडक्ट प्रोविजन विद दिस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। ये अपने इस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कम नहीं हो सकता है। तो मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन है, इस पर मैं क्वेश्चन करा भी सकता हूं। 2 मिनट में मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूं। एक बच्चे ने कहा कि सर, अगर पेनल्टी 10,000 रुपए की होती और प्रॉफिट 20,000 का होता तो बताइए। बच्चे का नाम पता नहीं क्या, वो इतनी बार लिख दिया कि उनका नाम ही ऊपर चला गया है। बच्चे ने कहा सर, अगर मान लो पेनल्टी 10,000 रुपए की है और प्रॉफिट 20,000 रुपए का है, तो बताइए क्या मैं 20,000 को 10,000 से सेट ऑफ कर सकता हूं? नालायक, जितना तुमने मेरा जूम ब्लॉक कर दिया मैसेज डाल के, ये अच्छी बात थोड़ी ना। इससे ना तुम्हारी क्वेरी के अलावा बाकी गायब हो जाती हैं। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। ओके, तो डू नॉट डू लाइक दिस कि आप अपनी क्वेरी को कॉपी करते जाओ, बाकी बच्चों की क्वेरीज गायब हो जाए। सौरभ, आप भी यही कर रहे हैं। ओके, डू नॉट डू लाइक दिस। ठीक है, ये एटिकेट्स हैं कि हम दूसरे की क्वेरी क्यों छुपाना चाह रहे हैं। तो हम बात करते हैं वापस। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारे पास प्रोविजन के साथ ये 20,000 सेट ऑफ ही नहीं हो सकता। बात खत्म। मिस्टर डी कह रहा है ये प्रॉफिट का पार्ट है, AS 9 में डील होगा। द आंसर इज यस, जब सेल होगी तब डील होगा। ओके, इवेंट होगा तो प्रॉफिट तो सर्टन है, फिर सेट ऑफ क्यों नहीं हुआ? मितांशी, पहली बात तो आपने माल ही डिलीवर नहीं किया, तुमको सर्टेनिटी कहां से आ गई? ओके, नंबर 2, प्रॉफिट की सर्टेनिटी कभी नहीं पता चलती, क्योंकि प्रॉफिट आपका अनुमान खुद में होता है। आपने कोई पक्का प्रॉफिट थोड़ा ना कमाना है। आपकी कॉस्ट कंपनी में क्या क्या लग रही है, आपको क्या पता प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा। ओके, हाँ, मैं सौरभ एग्जाम्पल एक सवाल का कराऊंगा, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आई विल बी डूइंग इन फ्यू मिनट्स। ओके, ये बात भी हमने यहां लिखी हुई है, आइए वो भी देखें। While calculating the amount of provision, we should not deduct any expected gains. अगर कोई गेन्स होने वाले हैं तो वो तो कभी भी माइनस नहीं होने। क्या इसमें लिखा है मैंने इफ वर्चुअली सर्टन? कोई सर्टेनिटी का मतलब नहीं। ये तो कभी भी नहीं घटेंगे, और ये घटेंगे अगर ये वर्चुअली सर्टन है तो, अन्यथा नहीं घटेंगे। मैं एग्जाम्पल्स को बाद में डील करता हूं कि एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोविजंस कौन कौन से हैं, ये हम बाद में डील करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैं इसकी चर्चा कर दूंगा। इसके अलावा आ गया कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और कॉन्टिंजेंट लॉसेस। इधर आ जाइए, दिस इज योर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी या कॉन्टिंजेंट लॉसेस इफ प्रोविजन कुड नॉट बी मेड। हम प्रोविजन नहीं बना पाए
ड्यू टू नॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ अबव कंडीशंस। तो हमें क्या करना चाहिए? शो इट एज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो उसे हम क्या कर देंगे? हम उसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखाएंगे। मुझे बताओ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहां पर आएगी? ये आपके नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी। इसका अमाउंट क्या होगा? अमाउंट वही वाला होगा एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और मोस्ट लाइकली आउटकम। उस तरह से इसका भी अमाउंट निकाला जाएगा। तो आपने अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया भी था। कौन सा वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें प्रोविजन नहीं बन पाई थी क्योंकि उसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं थी। तो आपने उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बना के नोट्स में डाला था और अमाउंट भी निकाल कर दिखाया था। बिल्कुल ठीक मिस्टर डी। फिर आ गया कॉन्टिंजेंट गेन्स। कॉन्टिंजेंट गेन्स, तो सुनिए कॉन्टिंजेंट गेन्स का क्या ट्रीटमेंट है। वैसे ही मैंने कई दफा पहले भी बता रखा है। कॉन्टिंजेंट गेन मतलब अनसर्टन गेन्स, यानी गेन जो कि अनसर्टन है, जिसका पक्का नहीं है। मुझे बताओ क्या इनको हम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना चाहिए? अनसर्टन गेन्स को किताबों में रिकॉर्ड करना चाहिए? द आंसर इज नो। क्या मुझे इसका डिस्क्लोजर करना चाहिए? क्या मुझे इसका डिस्क्लोजर करना चाहिए? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या हो गया? नो ट्रीटमेंट, नो डिस्क्लोजर। आपको इसके अंदर कुछ करना ही नहीं। जो आपके गेन्स होते हैं ये कब रिकॉर्ड हो जाते हैं? जब वो वर्चुअली सर्टन हो जाते हैं। जब गेन पक्का हो जाता है तो रिकॉर्ड होता है, ऐसे रिकॉर्ड नहीं होते हैं। यहीं पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने कल भी दिया था, इंश्योरेंस क्लेम का। क्या इंश्योरेंस क्लेम आप अपनी किताबों में कब रिकॉर्ड करते हो? जैसे ही लॉस हो जाता है क्या तभी रिकॉर्ड कर देते हो कि अप्रूवल पे रिकॉर्ड करते हो? इंश्योरेंस जो क्लेम्स होते हैं, जो दावे होते हैं, कब रिकॉर्ड करते हो? जब अप्रूव हो जाते हैं। इसका अंदर जब तक अप्रूव नहीं हुए तब तक क्या वो अनसर्टन है? वो तब तक अनसर्टन है। तब तक वो क्या कहलाते हैं? कॉन्टिंजेंट एसेट। आप उसका क्या करेंगे? नो ट्रीटमेंट, नो डिस्क्लोजर। आपको उसका कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस यही आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है। कुछ एग्जांपल्स कवर करूंगा और फिर उसके बाद हमारे पास, आज तो हम खाली प्रैक्टिस ही करेंगे।